देखो, प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है? जब किसी सीधे चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है, ठीक ना? बात को समझिएगा। जब किसी सीधे चालक को चुंबकीय क्षेत्र में समकोणिक दिशा में रखा जाता है, यानी समकोणिक दिशा समझ रहे हो? देखो, मान लो कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें आपको ये देख रहे हैं ना आप लोग, ये देखो इस तरह से ये समकोणिक यानी समकोण के दिशा में इसको रखा गया है। कैसे रखा गया है? समकोण में इसको रखा गया है। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक धारा प्रेरित होने लगती है, धारा प्रेरित होने लगती है। तो बात वही कहता है कि जब किसी सीधे चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में समकोणिक रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? समकोणिक रखा जाता है, तो उसमें एक धारा, प्रेरित धारा बहने लगती है। अब इस धारा की दिशा जो होती है, इस धारा की दिशा हम कैसे ज्ञात करते हैं? फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से। तो फ्लेमिंग ने इस धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, और उसी नियम को बोला जाता है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेरित धारा की दिशा हम पहले बात करेंगे। क्या चीज? प्रेरित धारा की दिशा। जब किसी चालक को सीधे चालक, जब किसी सीधे चालक को चुंबकीय क्षेत्र के समकोणिक दिशा में रखा जाता है, समकोणिक दिशा में रखा जाता है, तो उसमें धारा प्रेरित होती है। धारा क्या होती है? प्रेरित होती है। उसमें क्या होती है? धारा प्रेरित होती है। ठीक है। जो धारा प्रेरित होती है, इस प्रेरित धारा की दिशा, इस प्रेरित धारा की दिशा हम कैसे ज्ञात करते हैं? इस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने एक नियम प्रदान किया। फ्लेमिंग ने एक नियम प्रदान किया। फ्लेमिंग ने एक नियम प्रदान किया जिसे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहा जाता है। जिसे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहा जाता है। देखो, ध्यान से इस बात को समझना। इसे हम फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक है। फ्लेमिंग ने जो अपना नियम दिया, और उसी नियम से हम प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। अब बात रह गई कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या है ना? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, तो बात को गौर से समझिएगा। इसके अनुसार, किसके अनुसार? फ्लेमिंग के अनुसार, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम ये क्या कहता है? नियम के अनुसार
सार। अब जरा गौर फरमाइएगा, फ्लेमिंग ने क्या कहा? सीधी सी बात है, फ्लेमिंग ने एक बात बताई, कहा कि देखो भैया, आप अपने दाहिना हाथ जो है ना, ये दाहिना हाथ, इसके पहले हमने आपको बाएं हाथ का नियम बतलाया था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बतलाया था। ये वो बाएं हाथ का नियम था और ये आपका दाहिने हाथ का नियम है, इसको दक्षिण हस्त का नियम हम बोलते हैं। तो फ्लेमिंग ने बोला कि देखो ये दाहिना हाथ है, तो आप एक काम कीजिए, दाहिने हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, तीनों को इस प्रकार से फैलाइए, ये समकोणिक हो। क्या हो? समकोणिक हो, यानी कि तीनों समान कोण यानी समकोण पर एक दूसरे के बीच में समकोण बना रही है। एक दूसरे के बीच में क्या बना रही है? समकोण बना रही है। बात समझ रहे हैं? तीनों एक दूसरे के बीच में क्या बना रही हो? समकोण बना रही हो। ठीक है ना? जैसे मान लो एक ये हो गया और फिर एक ऐसे आप पेन रखो, एक ऐसे रखो, तो क्या बनाएगा? समकोणिक बनाएगा ना। तो तीनों आप ऐसे फैला के रखो ताकि ये समकोणिक हो। तो तर्जनी, तो कहा कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, और अंगूठा अंगूठा बल की दिशा या बल की गति की दिशा को दर्शाता है, तो मध्यमा उसमें प्रेरित विद्युत धारा को व्यक्त करता है। मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा को व्यक्त करता है। समझ में आई बात? फ्लेमिंग ने क्या कहा? यदि हम अपने दाएं हाथ की तीनों अंगुलियों को समकोण पर इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाए, अंगूठा चालक में आरोपित बल की गति या बल की दिशा को दर्शाए, तो मध्यमा धारा यानी प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाता है। मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाता है। समझ में आई बात? फ्लेमिंग ने यही बात बोली थी। क्या कहा? इसके अनुसार यदि दाएं हाथ की तीनों अंगुलियां, अब वो अंगुलियां कौन कौन सी है बाबू? तीनों अंगुलियां, तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा, दाएं हाथ की तीनों अंगुलियां तर्जनी तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा को इस प्रकार फैलाया जाए कि वे एक दूसरे के बीच समकोण बनाती हो। क्या बनाती हो? समकोण बनाती हो। समकोण बनाती हो। तो तर्जनी तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की
देखिए, हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। हम आप लोगों को साइंस का विद्युत चुंबकीय मतलब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इस चैप्टर को अब कुछ लास्ट टॉपिक बचे हैं, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसको बताएंगे। आप समझिएगा। देखिए, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर, ये सारा हमने पढ़ा दिया। चुंबक के बारे में भी पढ़ाया, विद्युत चुंबक पढ़ाया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बतलाया, दक्षिण हस्त नियम बतलाया। माने हर चीज जो है इस चैप्टर में जो भी टॉपिक था, जो भी पॉइंट्स था, हमने क्लियर कर दिया। अब आपको हम बता रहे हैं कि जैसे मान लो कि घरों में जो कनेक्शन होता है, वायरिंग होता है, वो कैसे होता है, घरों तक हमारे यहाँ बिजली कैसे पहुंचता है, विद्युत कैसे पहुंचता है। तो इस बात को समझना। होता क्या है, जो घरों में बिजली का आपूर्ति होता है उसका सिस्टम क्या है, ट्रांसफार्मर के बाद हम बताएंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर आप लोग देख रहे हैं सब लोग। तो ट्रांसफार्मर से मुख्य रूप से दो तार निकलते हैं। कितने? अभी तो 3-3 फेज आ रहा है ना, लेकिन मुख्य रूप से कितने? दो तार होते हैं। एक होता है विद्युन्मय तार। एक कौन सा होता है? विद्युन्मय। विद्युन्मय, ध्यान से सुनो, विद्युन्मय मेन तार होता है। वो क्या होता है? मेन तार। उसके ऊपर एक विद्युत रोधी कवर लगा होता है, जो कि रेड कलर का होता है। कैसा? सामान्य तौर पे हमारे गांव में तो नंगे ही तार ऐसे ही आते हैं, उसमें कोई पहचान होता नहीं है। लेकिन आपको बता देते हैं कि वो जो होता है मेन तार, जो मेन तार होता है, मेन को बोलते हैं, वो होता है आपका विद्युन्मय तार। कौन सा तार होता है? और जो सेकंड वाला तार होता है, जो दूसरा तार होता है, वह होता है उदासीन, न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, और वह काले कलर का। कैसे? काले कलर का। उधर से जो सप्लाई होता है, जो तारों में सप्लाई होता है करंट, उसकी जो क्षमता होती है, कल हमने आपको प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बताया था ना, तो वो आता है जो प्रत्यावर्ती धारा होता है, और उस 220 वोल्ट तक। कितना तक? 220 वोल्ट। और उसकी आवृत्ति जो होती है 50 एचजेड होती है। कितना एचजेड? 50 एचजेड। यानी कि जो हमारे यहाँ सप्लाई होता है करंट, उसकी जो वोल्टता होती है 220 वोल्ट, और उसकी आवृत्ति होती है 50 एचजेड। कितना होती है बाबू? 50 एचजेड आवृत्ति होती है। और यही जो होता है हमारे घरों के अंदर उसको लिया जाता है। अब इसमें क्या होता है, जब उसके माध्यम से तार चारों तरफ गांवों में फैला दिया जाता है, तो घर का वायरिंग अलग होता है। घर का वायरिंग अलग होता है। वो क्या होता है कि हमारे यहाँ घरों में उन दोनों तारों से जो करंट आता है उसको लिया जाता है। हमारे घर में एक और अलग से उसमें फेज लगाया जाता है, वो होता है अर्थिंग। क्या होता है? अर्थिंग हम बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं भू संपर्कित तार, है ना। भू संपर्कित तार, यानी कि भू संपर्कित तार इसलिए बोला जाता है क्योंकि वह पृथ्वी से, यानी भूमि के अंदर हम क्या करते हैं, एक धातु का प्लेट होता है जो भूमि के अंदर लगा होता है, और उसी से जोड़कर उसको बाहर निकाला जाता है। वो भू संपर्कित तार होता है, जिसको अर्थिंग बोला जाता है। तो वह तार हमारे घरों में एडजस्ट किया जाता है, लगाया जाता है। ये 3 तरह के तार हो गए। अब बात समझिएगा, ये तीनों का कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो होता है विद्युन्मय तार, रेड कलर। कैसा होता है? दूसरा जो होता है उदासीन तार, ब्लैक कलर, काला कलर का। और जो भू संपर्कित तार होता है बाबू, भू संपर्कित तार जो होता है किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। किस कलर का? ग्रीन कलर का अर्थिंग वाला तार होता है। बात समझ में आ गया? इसमें और भी क्वेश्चन क्या हो सकता है कि जो सप्लाई होता है ट्रांसफार्मर के बाद, इनमें करंट की वोल्टता क्या होती है और आवृत्ति क्या होती है? तो वोल्टता होता है 220 वोल्ट और 50 एचजेड। 220 वोल्ट और 50 एचजेड। कितना करंट होता है? 220 वोल्ट और 50 एचजेड। समझ में आ गई बात? अब देखो, घर का वायरिंग जो होता है, आपको हमने पहले पढ़ाया था कि घरों में जितने उपकरण होते हैं उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। किस क्रम में? तो घर का वायरिंग जो होता है समांतर क्रम के हिसाब से लगाया जाता है। इसमें जो तार होते हैं,
दो फेज वाले, हम दो फेज के तार इसमें दौड़ाते हैं। ये जो वायरिंग हुआ है ना, देख रहे हैं इसमें दो फेज के तार होते हैं, दो पावर वाले। कितना? एक होता है 5 एम्पियर का धारण, माने 5 एम्पियर की क्षमता धारण करने वाले, और दूसरा होता है 15 एम्पियर तक भारण क्षमता को ग्रहण करने वाले। एक होता है 5 एम्पियर के भारण क्षमता को ग्रहण करने वाले, और दूसरा होता है 15 एम्पियर के भारण क्षमता को ग्रहण करने वाले। बात समझिए, दो तरह के तार इसमें आपको मिलेंगे। तो पहला हमने बोला 5 एम्पियर। जो 5 एम्पियर वाला तार होता है, इसमें जितने सारे बल्ब, पंखा, टीवी, ये सब चीजें जो होती है जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में। सबको समझ में आ रही है बात? और जो 15 एम्पियर वाला तार होता है, जैसे आपके घरों में मोटर चलाना है, हीटर चलाना है, ये सब बड़े बड़े जो उपकरण होते हैं, उनको चलाने के लिए 15 एम्पियर की भारण क्षमता वाला तार का वायरिंग किया जाता है। घरों के वायरिंग की हम बात बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब रीजन क्या है बाबू? 5 एम्पियर की भारण क्षमता वाला जो तार है, उसमें जब ज्यादा लोड वाला यानी कि ज्यादा वोल्टता वाला उपकरण को जोड़ा जाएगा, तो वो कम भारण क्षमता के कारण जो 5 एम्पियर वाला है जल जाएगा। क्या हो जाएगा? जल जाएगा ना, क्योंकि वो तो उसका क्षमता है नहीं उतना सहन करने का। इसलिए उसके लिए अलग से वायरिंग होता है, 15 एम्पियर के भारण क्षमता वाले तार लगाए जाते हैं, ताकि बड़े बड़े उपकरण जो होंगे उस पर जोड़ा जाएगा और वह आसानी से उसको ग्रहण कर सकते हैं, आसानी से उसको उसकी क्षमता को धारण कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये होता है घरों में वायरिंग की कंडीशन। घरों में इस तरह से वायरिंग होता है। बात सबको समझ में आ गया है? दूसरी बात हम बता रहे हैं आपको। देखो होता क्या है, एक भू संपर्की तार है। समझ में क्या आया आप लोगों को? भू संपर्की तार किसे कहते हैं? क्वेश्चन ऐसा पूछता है बिहार बोर्ड में, आपके 10th में एग्जाम में, 10th के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा, भू संपर्की तार क्या है? भू संपर्की तार क्या है? डायरेक्टली पूछता है क्वेश्चन। तो आप ध्यान रखिएगा, भू संपर्की तार एक मतलब भूमि से जुड़ा हुआ, भूमि से हम क्या करते हैं, भूमि में के अंदर एक धातु का प्लेट होता है और उसी से भू संपर्कित तार को क्या किया जाता है? जोड़ करके बाहर उपयोग किया जाता है। ठीक ना? तो वो होता है। उसके बाद आता है अति भारण क्या है? एक क्वेश्चन ये भी आता है। अगला क्वेश्चन है अति भारण। अति भारण का मतलब क्या हो गया? सपोज दैट, मान लो अभी हमने आपको बताया कि वायरिंग दो तरह से किया जाता है घरों का, एक 15 एम्पियर और एक 5 एम्पियर। 5 एम्पियर कम है तो इसमें छोटे छोटे उपकरण वगैरह का उपयोग होगा, और 15 एम्पियर वाला ज्यादा है तो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स या बड़े बड़े जो हीटर हो गया, आपका जो मोटर हो गया, और ये सब चीजें उपकरण जोड़े जाते हैं तो 15 एम्पियर में जोड़े जाते हैं। तो होता क्या है, जैसे मान लो कि 5 एम्पियर वाला है वायरिंग और उस पर ज्यादा लोड मिल गया, उसको ज्यादा बड़े बड़े उपकरण उस पर जोड़ दिए जाएंगे, तो उस पर भार ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? तो इसी को बोला जाता है अति भारण। क्या बोला जाता है? मतलब अपनी धारण क्षमता के, अपनी धारण सीमा से अधिक भार ले ले, अपनी धारण क्षमता से अधिक भार ले लेता है तो उसको बोलते हैं अति भारण। ठीक ना? एक सीमा होता है कि इतनी सीमा तक ये विद्युत धारा का प्रवाह को सहन कर सकता है। बात समझ रहे? फिर क्या होगा कि उससे, उस सीमा से ज्यादा होगा तो उसको अति भारण कहेंगे, उस सीमा से ज्यादा होगा तो क्या कहेंगे? अति भारण होगा, उसको बोलते हैं अति भारण। अब क्या होता है कंडीशन? अति भारण समझ में आप लोगों को आ गया कि अति भारण किसे कहते हैं? दूसरा एक किसमें प्रश्न बनता है कि लघु पथन क्या है? लघु पथन क्या है? VVI क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। लघु पथन क्या है? लघु पथन का मतलब हो गया जब तारों में अति भारण होता है ना, जो वायरिंग के तार होते हैं उसमें जब अति भारण होता है, अति भारण तो समझ में आ ही रहा आप लोगों को, जब अति भारण होता है मतलब ज्यादा से ज्यादा उस पर लोड हो जाता है तो वह तार हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होकर के एक कहीं ना कहीं एक दूसरे से संपर्क में आ जाते हैं, जिसके कारण वह तार गल जाता है या जल जाता है। बात समझे ना? और जलने के कारण परिपथ टूट जाता है। परिपथ क्या हो जाता है? टूट जाता है, भंग हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं लघु पथन। इसी को क्या बोलते हैं? लघु पथन। अब देखो, लघु पथन से संबंधित ही एक क्वेश्चन पूछता है कि लघु पथन क्यों होता है? ज्यादा विद्युत धारा के कारण कि कम विद्युत धारा के कारण? सोच के बताओ। ज्यादा विद्युत धारण के कारण, अधिक विद्युत प्रवाह होगा तो लघु पथन होगा। लघु पथन
होगा। समझ में आ गया? लघु पतन मतलब समझ में आया आप लोगों को? मतलब आवश्यकता से अधिक, सीमा से अधिक तारों पर विद्युत धारा का प्रवाह होने के कारण तारों का आपस में संपर्क हो जाना या गल करके सट जाने के कारण परिपथ भंग हो जाता है। परिपथ भंग हो जाता है, उसी को बोलते हैं लघु पतन। उसको क्या बोलते हैं? लघु पतन बोलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब देखो, हमने आपको अभी 3 से 4 टॉपिक बतलाया। पहला टॉपिक हमने बतलाया घरेलू यानी घरों का जो वायरिंग होता है किस प्रकार का होता है। उसके बाद हमने बतलाया कि जो बिजली यानी ट्रांसफार्मर से जो करंट हमारे गांव में हमारे घरों तक पहुंचता है वह किस प्रकार का होता है, कैसा होता है। ठीक है। उसके बाद हमने बतलाया कि लघु पतन क्या होता है। उसके बाद हमने बतलाया कि अति भारण क्या है। ये मेन टॉपिक था आपके इस चैप्टर का। ठीक है। तो ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया सबको कि नहीं समझ में आया है? बोलिए, समझ में आ गया है ना? तो अब आपको इसे नोट करेंगे। ठीक है। सारे प्रश्नों को आप लिखोगे। पहला जो टॉपिक हमारा था घरों तक घरों में वायरिंग, घरों में वायरिंग। दूसरा टॉपिक था हमारा घरों तक विद्युत धारा का यानी कि बिजली का प्रवाह। तीसरा टॉपिक हमने बतलाया अति भारण। क्या बतलाया? अति भारण। चौथा हमने बोला लघु पतन। क्या बोला? लघु पतन। ये हमारा था टॉपिक। ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में हमने आपको ये सारा चीज बतला दिया है। आगे आपको हम अगले चैप्टर के बारे में बताएंगे। यहां पर इस चैप्टर में जो भी चीजें थी ये समाप्त हो गया। आपको अगला चैप्टर यानी फिजिक्स का जो अगला चैप्टर है उसमें हम आपको लेकर के चलेंगे, ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है। धन्यवाद। क्या है?